नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। संजय सर का ये पूरा सेगमेंट आज से एक नई प्लेलिस्ट में आपको देखना मिलेगा, जिसमें हमने नाम रखा है खबर डिबेट विद संजय कुमार सिंह। इसमें आप पूरा प्रोग्राम पूरा जो भी रहेगा वो उसी में जुड़ता जाएगा। और ये हमारे जो नया पॉडकास्ट का सिस्टम आया है यूट्यूब के जरिए, उसमें भी आप जाएंगे तो वहां भी देखने को मिलेगा। ये हमें यूट्यूब ने परमिशन दे दी कि हम इसे पॉडकास्ट में भी भेजने लगे, तो कई जगह मिलेगा। चूंकि खबर बड़ी कटीली होती है और तथ्यों से आधारित होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज मतलब देर रात कल दिन में एक बिल पेश होता है। उस बिल के बाद अब विपक्षी मुख्यमंत्रियों की कुर्सी कभी भी जा सकती है, यानी अब 30 दिन में किसी की जा सकती है। इसका यह भी रहेगा कि चुनाव नजदीक आए उससे पहले कुछ कमियां पकड़ो और चुनाव से पहले उस राज्य को अपने अंडर कर लो, फिर आराम से एसआईआर करो, फिर सब अधिकारी नियुक्त करो अपने हिसाब से, और चुनाव जीतने का एक अच्छा कार्यक्रम हो सकता है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, मेरी क्षमता नहीं है आरोप लगाने की। दूसरा, इससे अब नीतीश नायडू भी 24 घंटे रडार पर रहेंगे तो वो दुरुस्त रहेंगे। अच्छा, नीतीश के लिए तो कुछ महीने हैं, नायडू के लिए लंबा समय। अब इन सब के बावजूद सिर्फ एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जेल से इस्तीफा नहीं दिया, उनका नाम था अरविंद केजरीवाल। और एक मुख्यमंत्री को दुरुस्त करने के लिए संसद में विधेयक आता है, बिल आता है, विधेयक नहीं बिल आता है। कितनी चिंतित है हमारी सरकार। इस देश के 1% लोग रोज भूखे सो जाते हैं। इस देश में हर महीने सैकड़ों की तादाद में किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इस देश में करोड़ों संविदा कर्मी भुखमरी के कगार पर हैं। इस देश में दवा के इलाज में हजारों गरीब प्रत्येक साल मौत के मुंह में चले जाते हैं। जाते लाखों होंगे, मैं तो हजारों से बात कर रहा हूं। इस देश में परिवहन साधन न उपलब्ध होने से अपराध, रोजगार नहीं है तो अपराध क्रिएट हो रहा है, अपराध से सैकड़ों मौतें हो रही हैं, लेकिन हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। विपक्ष मुद्दा जो लाते हैं उसी पे टूट के गिर पड़ता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। अब ना तो अखबार में राहुल गांधी छपेंगे, ना एसआईआर छपेगा। अब यह छपेगा कि मुख्यमंत्री और सब दुरुस्त, सरकार चुस्त, मुख्यमंत्री दुरुस्त। अब इस्तीफा ना देने वाली सरकार एक नया कानून और ले आई। सीधा संजय सर के पास पहुंच जाएं, समय ज्यादा नहीं ले। संजय सर, इसका क्या होगा, अस्तित्व क्या होगा इस बिल का? फिलहाल तो पास हुआ नहीं, जेपीसी को चला जाएगा, लेकिन क्या होगा? ये पास होगा इसकी उम्मीद कम है, लेकिन हमारी सरकार जो है, माने बीजेपी की सरकार जो देश में है, वो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए काम करती है। और विधेयक पास हो गया तब तो ठीक है, बल्ले बल्ले। नहीं हुआ तो फिलहाल 2-3 जब तक इसकी चर्चा रहेगी तब तक राहुल गांधी की खबर नहीं छपेगी, और या वो अंदर छपेगी, माने पहले पेज पे राहुल गांधी की खबर को जगह नहीं मिलेगी, या चैनल में चर्चा उसकी नहीं होगी, इनकी चर्चा होगी। तो हमेशा सरकार जो है ऐसा कोई मुद्दा ले आती है या छेड़ देती है जिससे यही चर्चा में रहे, या जो दूसरी नुकसान कर सकने वाली खबर है उसको महत्व नहीं मिले। तो ये मुझे लगता है कि ये इसी का हिस्सा है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं या जो आरोप लगा रहे हैं, उससे सरकार बुरी तरह परेशान है, घबराई हुई है, और सारा उपाय उसी के लिए हो रहा है, और वो खबर मैनेज करने के लिए हो रहा है। जैसे वो सीएसडीएस वाले संजय कुमार का मामला है कि संजय कुमार ने ट्वीट करके डिलीट कर दिया। तो संजय कुमार जिस संस्थान में काम करते हैं, सीएसडीएस केंद्र सरकार के फंड से चलता है, एक स्वायत्त संस्था है, निजी तौर पर स्थापित किया गया था, लेकिन वो चलता है सरकारी फंड से। अब सरकारी फंड से चलने वाली किसी संस्थान में काम करने वाला या उसका कोई मुखिया एक ट्वीट करके 17 तारीख को ट्वीट करता है, 19 को डिलीट कर देता है, और उसको बीजेपी मुद्दा बना देती है, अमित मालवीय मुद्दा बना लेते हैं, या वो सरकार गोदी मीडिया में वो खबर बन जाती है। तो हेडलाइन मैनेजमेंट है, बाकी चाहे जो हो,
बाकी चाहे जो हो, हेडलाइन मैनेजमेंट तो है ही है। तो इसी तरह से ये भी जब वो खबर आई तो अचानक इस विधेयक के लिए अचानक सरकार ने सूचना दी कि हम कल विधेयक पेश करेंगे, और पेश कर दिया गया। आज उस पर खूब चर्चा हुई, खूब बहस हुई, लेकिन पास हो ना हो, जो भी हो, चर्चा तो हो गई। तो उसमें आज चर्चा हुई, कल के अखबारों में छपेगी, कल अखबारों में छपेगी तो परसों फिर इसी पे चर्चा होगी, और नहीं होगी तो फिर कोई दूसरा मुद्दा उठा लेंगे। यही बीजेपी कर रही है और किसी तरह दिन काट रही है। ये लगभग हमेशा से चल रहा है कि सरकार चुनावी मोड में रहती है, चुनाव ही लड़ती रहती है, और ये लंबे समय से चल रहा है। अभी ज्यादा संकट है तो ज्यादा बड़े मामले आ रहे हैं, और क्योंकि छोटे मोटे मामले के आगे जो वो राहुल गांधी का मामला है, कहीं वो छप न जाए या उसको ज्यादा महत्व ना मिलने लगे, इसलिए बड़े बड़े मामले लाने पड़ रहे हैं। तो ये भी उसी का हिस्सा है। सर फिर कैसे इस बिल से, आज कई चैनलों पर ये जो यूट्यूब चैनल्स थे उन पर ये चर्चा है, तो क्या ये बिल उसी तरीके से काम करेगा जब आप थे? मुझे लगता है उस समय आप सक्रिय रहे होंगे जब राहुल गांधी ने जो 2 वर्ष की सजा पर संसद सदस्यता जाने वाला बिल पास कराया था, और उसके कोप भाजन के शिकार खुद राहुल गांधी बने। मैं ये उदाहरण के तौर पर दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूं। इस बार 240 पर भाजपा आ गई है। अगर यही क्रम बने रहे तो हो सकता है कि अगली बार सत्ता से बाहर हो जाए, और सत्ता से बाहर हो जाएगा तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भाजपा के होंगे, पूर्व मंत्री भाजपा के होंगे, जिनकी सबकी जांच होगी। और भाजपा के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस सरकार में क्या हुआ है, आम नागरिक भी जानता है इस सरकार में क्या हुआ है। तो क्या मोदी शाह बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं? मैं बड़ा गंभीर सवाल आपसे कर रहा हूं कि अगर हम गए तो ये भाजपा का वर्षों तक विलोपन हो जाएगा, लोगों की जांचें होंगी, लोग सजा याफ्ता होंगे, लोग जेल जाएंगे। बड़ी गंभीर चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तो क्या ये आखिरी ताबूत में कील ठोकने का काम किया जा रहा है ताकि सब लोग भयभीत रहें? तो या तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे या अमित शाह प्रधानमंत्री रहेंगे। इधर उधर गए, वो कहते नहीं, वो घोड़ा जो तांगे में जोड़ दिया जाता है, फिर उसे एक पट्टा पहनाया जाता है कि वो न इधर देखे न उधर देखे, केवल सामने देखे। तो ये क्या उस घोड़े को पट्टा पहनाया जा रहा है कि यही लोग रहेंगे तो भाजपा चलेगी, अन्यथा सब जेल चले जाओगे? नहीं, सरकार बहुत मुश्किल में है और उसको ये बात समझ में आ गई है। आपने कहा ना कि हार जाएंगे, चुनाव तो ये जीत ही रहे हैं ईवीएम और वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से या वोटों की चोरी से। ये उनको तो पता है, मान नहीं रहे हैं। हमें आपको ना पता हो, हम आप राहुल गांधी के जो रिसर्च है उस पर यकीन करें ना करें, चुनाव आयोग के तर्कों से सहमत हो ना हो, लेकिन उनको तो पता है ना कि वो चुनाव कैसे जीत रहे हैं। तो जब उनको पता है कि उनका हारना तय है, और अगर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम आगे भी इसी तरह जीत जाएंगे, और जैसे वो राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश में, जैसे ये प्रचारित किया जा रहा है कि राहुल गांधी को तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने एफिडेविट पे नहीं कहा है या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम किया है, तो सरकार अगर उस लाइन पे सोच रही है या वैसे चल रही है तो वो आगे की व्यवस्था कर रही है कि हम आगे जब सत्ता में आएंगे तो हमारे पास ये भी रहेगा, और विपक्ष को कमजोर करने या विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये एक साधन होगा। ये आगे की उम्मीद में है, इस उम्मीद में है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हारने वाले नहीं हैं। और अगर हार गए, चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिलहाल तो हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है जो चुनाव जीतने में मदद करेगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ताबूत की आखिरी कील है, ताबूत की। और मैंने मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी या कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो इनके इस तरह के कानून का उपयोग करेगी या ऐसे काम करेगी। मतलब बेशक कांग्रेस भी यही सब करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले बहुत कम, बहुत पीछे थी। तो अगर बीजेपी को कुछ नया अलग करना था तो कायदे से कानून ये बनाना चाहिए था कि जो अपराधी हैं, जिन पर अपराध का मुकदमा है, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। और उस लिहाज से अमित शाह सांसद बनने से पहले, या पता नहीं, मैंने मुख्यमंत्री तो थे ही, यूपी में विधायक वगैरह तो थे, गुजरात में विधायक तो थे ही, 3 महीने जेल रह चुके हैं
और वो कहते यही है कि उनको फंसाया गया था, यही कहते होंगे, उनके समर्थक भी यही कहते हैं कि उनको फंसाया गया था। तो अगर उनको फंसाया गया था और उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, तो और फिर जो उन्होंने किया, चिदम्बरम को अरेस्ट कर लिया, और क्योंकि उस समय चिदम्बरम गृह मंत्री थे, चिदम्बरम को अरेस्ट किया और उतने ही दिन वो जेल में रहे जितने दिन ये रहे, और वो सुप्रीम कोर्ट के इजाजत से या सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद रहे, जबकि चिदम्बरम खुद वकील हैं, उसके बावजूद उनको जमानत नहीं मिली, वगैरह वगैरह। तो ये जो आपराधिक व्यवस्था थी, माने एकदम दिखाई दे रहा है कि चिदम्बरम पर एक मुकदमा था, सही या गलत, वो गृह मंत्री बन गए और गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने अमित शाह पे मुकदमा था, वो गृह मंत्री बन गए और उन्होंने पहले के गृह मंत्री को जेल में रखा। उस मामले का क्या हुआ अभी तक किसी को पता नहीं। 2019 में चिदम्बरम गिरफ्तार हुए थे और अभी तक क्या हुआ पता नहीं। और अब जनहित का काम करने की बजाय सरकार ये कानून लेकर के आ रही है कि मुख्यमंत्री को 30 दिन अगर वो जेल में रह गए तो पद चला जाएगा उनका। और सबको पता है कि ये इसके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ था, और क्यों सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था और क्यों केजरीवाल ने नहीं दिया, और क्यों ये कानून लाना पड़ा, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। तो जाहिर है कि सरकार आगे के लिए अपनी व्यवस्था करना चाहती है जो अनैतिक है, गलत है। और अगर नैतिकता की बात करें तो जरा से आरोप में अगर लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना में इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के शासन में रेल मंत्री ने इस्तीफा दे ही दिया था, तो इस्तीफा अगर दे दे तो इस तरह के कानून की जरूरत ही नहीं है। जरूरत इसकी थी, अगर जरूरत थी तो, कि अपराधी कोई जेल ना, अब जो जेल में रहा है या जिसपे मुकदमे चल रहे हैं, वैसा कोई कानून बनाया जाता तो उसमें अमित शाह ही नहीं जीते होते और आगे के लिए वो ये बना देते कि अमित शाह जैसा कोई अगला गृह मंत्री ना बन जाए। तो एक बात होती कि हाँ वो देश का भला सोच रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने किया वैसा फिर भविष्य में कोई नहीं कर पाएगा। और उस तरह से हम ये भी मानते हैं कि अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, जैसे इन्होंने चुनाव आयुक्त को सुरक्षित कर दिया। तो ये सब ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको हेडलाइन मैनेजमेंट ही कह रहा हूं। फिर भी अगर इनका कुछ करने की नीयत थी देश हित में, समाज हित में, पार्टी हित में, तो वो ये करते कि जो अपराधी है या जो जेल रह चुका है, जैसा इनका ही केस है, तो जैसा चाहते जो बनाते। लेकिन अगर वैसा कुछ कहते तो हम कहते कि हाँ ये देश की भलाई के लिए या राजनीति की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने बनाया है, और राजनाथ सिंह के ये कहने के बाद कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, टेनी के बेटे पे आरोप था कि उसने जीप चला करके किसान आंदोलन की तमाम उनको किसानों को रौंद दिया था, उसके बाद टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ और टेनी ने लगभग अपने बेटे को बचा ही लिया। और जैसे उसने रौदा था उसमें अगर उसको कुछ दिन जेल में रहना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मामला लगभग खत्म है, कोई चर्चा वर्चा नहीं है उसकी और होगी नहीं, तो वो बचा ही लिया। और सिर्फ इसलिए बचा पाए कि वो मंत्री थे और साध्वी प्रज्ञा को सांसद बनवा दिया गया, आतंकवाद का आरोप था उन पर। तो अब उसके अलावा उसके बाद अगर बीजेपी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री या पीएम अगर 30 दिन जेल में रह लिए तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा, तो क्यों ये कानून लाया जा रहा है? वो अरविंद केजरीवाल का केस सामने है, सबको तुरंत एकदम 1 मिनट में याद आएगा किसी को भी कि ये इसीलिए लाया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने कहा था, बहुत लोकप्रिय थे और अपनी लोकप्रियता के उसमें इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। और तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं, हम इनको चुनाव हराएंगे। और राहुल गांधी अभी भी तमाम तरह से, माने लोग कहेंगे उनकी भाषा खराब है, ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, फिर भी वो इनकी तरह अनैतिक नहीं है, इनकी तरह जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। वो एक संयमित ढंग से इनको हराने का काम कर रहे हैं। जो इनको अच्छा लगे या बुरा लगे वो अपनी जगह है, लेकिन वो संयमित ढंग से चुनाव लड़के चुनाव में हराने का काम कर रहे हैं। जो वो बता रहे हैं कि ये गलत ढंग से जीत रहे हैं, हम तो वैसे ही जीत रहे थे। तो अगर उनके इस दावे को ना माना जाए और सरकार को कुछ करना था तो नरेंद्र मोदी को ये कहना चाहिए था कि बनारस का चुनाव हमने ठीक से जीता है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये लीजिए डिजिटल प्रिंट आउट और ये डिजिटल वोटर लिस्ट, और बताइए कि कहाँ गड़बड़ है। तो ये तो नहीं कर रहे हैं। तो आप पर जो आरोप है उसको आप धोने के लिए, ढकने के लिए, छिपाने के लिए
जो भी करिएगा वो दिखाई देगा, समझ में आएगा। और आप चुनाव आयुक्त से चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लीजिए, चाहे धमकी दिलवा लीजिए, वो अब समझ में आने लगा है, क्योंकि बहुत हुआ। शुरू में लोग नहीं समझते थे कि आपने 2G का आरोप लगा करके और जबरदस्ती एक मामला बनाया, सीएजी से मामला बनवाया, सीएजी से आरोप लगवाया, सीएजी को इनाम दिया, और उसके बाद 2G में कुछ नहीं हुआ। विदेश में स्विस बैंक में काला धन रखा हुआ है, आपने कहा, लेकिन वहां से कुछ नहीं ला पाए। आप 100 दिन और 50 दिन में लाने की बात कर रहे थे, अब आप 2047 की बात कर रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। तो उसमें उसको बचाने के लिए, टाइम पास करने के लिए आप जो कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है लोगों को, और समझ में आता रहेगा। उससे बचना मुश्किल है। और ठीक है कि आपके समर्थक हैं जो अभी भी आपके पक्ष में है, वो दिखाई दे रहा है, वो सब लोग अब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कितना डिफेंड कर पा रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है, और समझने की बात है। सर, हेडलाइन मैनेजमेंट से सरकार चलने लगी है। खबरें रोको, चैनल को पैसा दो, सोशल मीडिया को पैसा दो, हम जैसे जो लोग पैसा ना लें उनके चैनल बंद कराओ, उनकी आवाज रोको, नहीं माने तो और व्यवस्थाएं बढ़ाओ। मैनेजमेंट भीड़ का कैसे रोकोगे जो बिहार में उमड़ी है? वो वोट नहीं दे पाएगी, वो वोट नहीं दे पाएगी, और उसी का इंतजाम हो रहा है। एसआईआर वही है कि जो भीड़ में जा रहा है वो वोट नहीं देगा, और जिसका नाम है वो वोट देने जाता नहीं है, और जो वोट देने जाता है उसका नाम नहीं होगा। तो यही व्यवस्था है, हर जगह हर तरह से चुनाव जीतने की व्यवस्था की जाती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में शिवसेना, माने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना जब कांग्रेस के साथ मिल गई और इनकी सरकार नहीं बनी, जो इन्होंने पहले बनाया था अजीत पवार के साथ मिलकर के, और वो सरकार नहीं चली, और फिर ये जब इनकी सरकार नहीं बनी तो इन्होंने क्या किया कि सरकार गिरा दी। सरकार गिरा दी, और खुद को सत्ता में रखना वहां इसलिए जरूरी था कि लोया का केस वहीं था, और लोया के केस सरकार फिर से शुरुआत कर सकती थी, उसकी जांच करवा सकती थी, और महाराष्ट्र में पैसे है ही हैं। तो इन तमाम कारणों से महाराष्ट्र में सरकार होना, अर्नब गोस्वामी का केस था, तमाम बातें थी जिसके लिए सरकार में अगर नहीं होती तो अर्नब गोस्वामी को हफ्ते भर में जमानत नहीं मिलती। तो महाराष्ट्र में सरकार बनाना जरूरी था, और वो कैसे सरकार बनी सबको बताने की अब जरूरत नहीं है। सरकार कैसे गिराई गई, इनकी कैसे बनी, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ती रही, विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल पे फैसला नहीं किया, और वहां शिवसेना को लगभग तोड़ ही दिया गया, शिवसेना को 2 भाग में कर दिया गया। उसमें भी क्या हुआ कि किसको चुनाव का सिंबल मिला, किसको नाम मिला, वो सब सारा कुछ है। तो सरकार क्या करती है और उसका भिन्न संस्थाओं पर कितना प्रभाव है वो सब दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में उसका सरकार होने का नतीजा था कि वो सब कर पाई जो अब बताया जा रहा है, जो अब आरोप लगता है, और जिससे वो विधानसभा चुनाव जीत गए। तो सत्ता में रहने से आप चुनावी धांधली कर सकते हैं, वो करना थोड़ा आसान हो जाता है। वो आपने किया महाराष्ट्र में, और आपकी सरकार बन गई, तो महाराष्ट्र में सरकार बन गई तो पैसे आएंगे, और बाकी जो है थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था लोया वाले मामले से लेके और अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों को संरक्षण देकर के हो जाता है। इसलिए महाराष्ट्र में सरकार बनाना जरूरी था, इसलिए वहां बना लिए। तो अब जो है जहां आप चाहते हैं वहां सरकार बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो आपको पता है, वो आपने किया है, बाकी लोग भी समझ गए हैं, वो अलग चीज है। तो आप वही सब करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ होने की बात करते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। कितना भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं, कितनी नैतिकता की बात है। तो नैतिकता पहले कह चुके थे कि इस्तीफा नहीं, हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है, और अब ये कानून ला रहे हैं, तो जाहिर है वो दूसरों के लिए है। और तमाम भ्रष्ट लोगों को, जिनको आप भ्रष्ट कहते थे, वो अब बीजेपी में हैं, अच्छे पदों पे हैं। तो आप ये कानून किसके लिए ला रहे हैं, ये समझना किसी के लिए मुश्किल तो है नहीं। तो फिर भी जो आप कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, और इसको ऐसा नहीं है कि अब कोई नहीं समझेगा। पहले लोग नहीं समझते थे, अब कोई नहीं समझेगा। शिव कुमार जी। सर, दोष किसका है, गलती किसकी है, इस पर तो बात ही नहीं होती है। गुण दोष के आधार पर खबर छपती नहीं है, गुण दोष के आधार पर न्याय भी नहीं होता। जज साहब पर एक कुत्ता दौड़ पड़ा,
जज साहब ने देश से कुत्ता हटाओ अभियान कर दिया। बिल्कुल। चूंकि दिल्ली में लागू हुआ है, दिल्ली की मुख्यमंत्री को कल किसी ने पीट दिया। इतनी शर्मनाक घटना है जिसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। हम हिंसा में कतई विश्वास नहीं रखते हैं, चाहे भाजपा के नेता के साथ हो या विपक्ष के नेता के साथ हो। हम हिंसा के कटिबद्ध विरोधी हैं। हम वोट के जरिए हटाने में अपनी सार्थकता रखते हैं। लेकिन ताज्जुब यह है, बीजेपी की मुख्यमंत्री को गुजरात के रहने वाले व्यक्ति ने अभद्रता की है। तो अब आप अंदाज लगाइए, पूरा मामला गुजरात बनाम देश कर दिया गया है। और पहले जो हिंदू बनाम अन्य था वो गुजरात बनाम देश भी है। तो गुजरातियों को सबसे ज्यादा बुरा लगता है और फिर हिंदुओं को बुरा लगता है। तो हिंदुओं को जो चाहिए था या जो दिया जाना था वो मिला नहीं मिला वो बाद की बात है, लेकिन अब जो मिल रहा है वो देखने लायक है। और उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान भला करे भारत के हिंदुओं का। हम लोग उसका इंतजार करेंगे कि कितना भला हो रहा है हिंदुओं का। जो हुआ वो तो देख ही रहे हैं। और आगे अगर हिंदू इसी तरह रहेंगे और समर्थन करते रहेंगे तो जो होगा वो भी हम लोग देख रहेंगे। देखने में कोई मनोरंजन ही होता है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही लगता है। सब इन सब चीजों से सर कैसे निजात मिलेगी? समस्या तो ये भी तो है। नहीं, इन सब चीजों से निजात है और सिर्फ ये है कि पोलिंग बूथ में माने राहुल गांधी ने कहा है कि हम एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। और पोलिंग बूथ में अगर ये है माने इसका विपक्ष के पोलिंग एजेंट हैं तो बस और कुछ जरूरत नहीं है। वो दूसरे को वोट डालने नहीं देंगे, गलत वोट पड़ेगा नहीं, वगैरह वगैरह। तो जितने भी वोटर हैं मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी भी तरह से अगर तमाम लोगों को छोड़ने के बावजूद बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है। और अगर बहुमत मिलता होता तो राहुल गांधी की रैली इतनी कामयाब होती या सरकार इतना परेशान होती। तो चुनाव अगर ढंग से हो जाए, मैंने हमेशा से कहा जाता रहा है कि बीजेपी का तो पन्ना प्रमुख होता है, हर बूथ तक उसकी इतनी तगड़ी पहुंच है। और कांग्रेस के या विपक्ष के पोलिंग एजेंट भी नहीं होते मतदान केंद्रों में। तो इसीलिए बीजेपी ये सब कर पाई है और सारा कुछ इसीलिए संभव है कि वहां पोलिंग एजेंट कमजोर होता है या नहीं होता, या पोलिंग एजेंट भी कहने के लिए भाजपा का, कहने के लिए कांग्रेस का है या विपक्ष का है, और वो झुकाव उसका इधर ही होता है कि हिंदू सरकार बन जाए, हिंदू की सरकार जीत जाए, वगैरह वगैरह। तो ऐसा होगा तो ये सब कुछ होगा। तो अब अगर लोग समझेंगे, और राहुल गांधी ने कहा है कि हम एक भी वोट नहीं चोरी होने देंगे, तो एक भी वोट चोरी नहीं होने देने का मतलब है कि हर बूथ पे आपका बूथ एजेंट तो हो ही, 2 4 10 लोग मजबूत सक्षम हो जो किसी अप्रिय स्थिति में या जरूरत पड़ने पर बूथ एजेंट के साथ खड़े हो सके और बूथ एजेंट को जो शिकायत करे उस पर कार्रवाई तक पहुंचे। और ये नहीं हो पाए कि नहीं कोई कुछ बोला नहीं या कमजोर है इसलिए कुछ नहीं हो पाए। तो अगर इतनी व्यवस्था हो जाएगी तो चुनाव में ठीक हो जाएगा। ईवीएम जो गड़बड़ करते हैं वो सब, उसकी एक सीमा है और सबको रोका जा सकता है। हालांकि अगर जनता की नाराजगी होगी तो जाहिर है कि जो सरकारी अफसर, जो लोग सहयोग करते हैं गड़बड़ करने में, वो लोग भी डरेंगे और वो सहयोग नहीं करेंगे तो भी गड़बड़ करना संभव नहीं होगा और चुनाव में सरकार हार जाएगी। मुद्दा यह है कि चुनाव होता कब है और अभी आगे कैसे बात बनती है, क्या होता है, वो देखने लायक होगा। चुनाव आयोग क्या करता है, राहुल गांधी आगे क्या करते हैं, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट देता है कि नहीं देता है, नहीं देता है तो राहुल गांधी उसके बदले उसके जवाब में क्या करते हैं, क्या कर पाते हैं, वो सब पर निर्भर करेगा। लेकिन दिलचस्प होगा और देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में रह करके पहले की तरह मजबूत है या राहुल गांधी पहले की तरह पप्पू कह देने से चुप रह जाने वाले हैं या उसका रिएक्शन नहीं दिखाई देगा। तो राहुल गांधी को अब अगर पप्पू कहा जाएगा तो उसका रिटेलिएशन दिखाई देगा और वो दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बहुत निराशाजनक स्थिति है, लेकिन हाँ, जब भी चुनाव होगा तो स्थिति संभालने लायक हो गई है और लगता है कि पोलिंग बूथ पे आदमी होगा। जो पहले सिर्फ बीजेपी या आरएसएस का होता था वो अब विपक्ष का भी होगा और इतना मुझे लगता है कि पर्याप्त होगा अगले समय में, अगले चुनाव के लिए। चलिए सर, बड़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, जिस जानकारी की हम दर्शकों तक चर्चा पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर
हेडलाइन मैनेजमेंट से सरकार चलेगी या जनहित के कामों से? अगर जनहित के कामों से चलती सरकार तो क्या होता? जनता ने सवाल नहीं किए। जनता को ये बताया गया कि ये अमुक धर्म के लोग, अगर हमें आपने हटा दिया तो ये आपको भक्षण कर लेंगे, आपको खा जाएंगे। लोगों में भय उत्पन्न हुआ। मैं इसे दोनों तरीके से संविधान विरोधी कृत्य मानता हूं। अगर लोगों की आवाज उठाना गलत है, अब्बास अंसारी को सिर्फ लोगों को धमकाने पर सजा हो सकती है, तो प्रधानमंत्री ने तो मंगलसूत्र का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपकी भैंस खोल ले जाएंगे ये लोग। अब मंगलसूत्र बिकवाने की बात थी, भैंस खोलने की बात थी, और उसके बावजूद चुनाव आयोग ने एक शब्द नहीं पूछा। और ताज्जुब बता दें, चुनाव आयोग कल नैतिकता की दुहाई दे रहा था, कह रहा था सारी पार्टियों का जन्म मेरे ही द्वारा होता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 5 वर्ष से अपना कोई निर्वाचित अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रही है, और आपके नीचे जन्मी वो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी और सत्तारूढ़ दल, सबसे ज्यादा प्रदेशों में सरकार है, और उनके अध्यक्ष रोज संसदीय बोर्ड की बैठक लेते हैं। वो किस आधार के तहत लेते हैं? अब की बार तो पार्टी ने कोई लेटर भी जारी नहीं किया है, और अगर किया है तो सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और सार्वजनिक नहीं किया तो क्या चुनाव आयोग के पास है वो लेटर? इन सब बातों पर कोई बात नहीं करता है। कल एक बिल प्रस्तुत हुआ है, उसके बाद एक पूरा पत्रकार की लॉबी, ये लग रहा है इस बिल के बाद तो बस देश का सब कुछ दुरुस्तीकरण हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड बिल आया, 3 तलाक आया, हम वो मुद्दे बता रहे हैं जिनसे देश के जनमानस का कोई लेना देना नहीं है। 3 तलाक आया, धारा 370 आया, राम मंदिर से मेरे देश के प्रत्येक नागरिक की भावना जुड़ी थी, और उस पर जो साक्षी महाराज का वीडियो कई दिनों से वायरल हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास कि राम मंदिर बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो कांग्रेस का है। लोगों ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा राम मंदिर का मूर्ति की स्थापना राजीव गांधी के टाइम में हुई, मंदिर का ताला विधिवत खोलने का प्रोग्राम राजीव गांधी के टाइम में हुआ, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में तोड़ा गया, और राम मंदिर की देन कांग्रेस है। भाजपा ने तो राम मंदिर की यात्रा की और उस पर हाईजैक हो गया मामला, फिर भाजपा को मिल गया। हिंदू कितना खुश है, क्योंकि कांग्रेस हिंदू मुसलमान की लड़ाई इस देश में नहीं करना चाहती थी। वो मंदिर की भी पैरोकार थी, वो मस्जिद की भी पैरोकार थी, वो चर्च की भी पैरोकार थी, वो गिरजाघर की भी पैरोकार थी, तो वो गुरु के धर्म स्थल की भी पैरोकार थी। अब इन सबको जनता कब समझेगी? 11 वर्ष हो गए हैं, और जितनी देर में समझेंगे वो आपका नुकसान। शिव कुमार मिश्रा तो अपने बच्चे पाल लेंगे कहीं ना कहीं से, बड़े भी हो रहे होंगे, कल वो भी मजदूरी कहीं कर लेंगे, हम भी कहीं करेंगे, कर ही रहे हैं मजदूरी। लेकिन सोचना आपको पड़ेगा कि आपके बच्चे को ना तो रोजगार मिलेगा, ना उसे एजुकेशन मिलेगी, ना उसे हेल्थ की कहीं एक गोली फ्री में मिलेगी, जो हमारे नैतिक अधिकार है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस तरीके के प्रोग्राम देखकर आगे बढ़ाना सीख लो। अगर आप आगे बढ़ा देते हैं तो एक आदमी और कोई सुरक्षित हो सकता है। नहीं शेयर करते हो तो हम पर नहीं फर्क पड़ता है, ज्यादा देख लोगे तो और अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराऊंगा, कम देखोगे तो जितनी दे सकता हूं उतनी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन तय आपको करना। इस देश में 11 वर्ष से ऐसे कोई 5 काम हमें कमेंट बॉक्स में बताओ जो आपके जीवन के प्रति लाभप्रद हैं। मैं आपके सामने दंडवत प्रणाम करके आपकी लाइन में खड़ा हो जाऊंगा, नहीं तो फिर मेरी बात को आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। या ऐसे कोई 5 काम जो इन 11 वर्ष में नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होते हो, सिवाय राशन फ्री की बात करके,
किसानों को सम्मान निधि देकर वो लाठीचार्ज हो रहा है यूरिया की खाद पर कि 2000 रुपया के 200 डंडे पीठ पे लगते हैं और यूरिया फिर भी नहीं मिल रही है। तो तय आपको करना। संजय सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।